Good morning, students. How are you all? Okay, now we are going to start respiration in animals. Previously, we have discussed about the respiration in plants. So now we will talk about the animals, how they respire, what are their parts. So firstly, we will start from the unicellular organism, that is अमीबा. जब भी बात आए तो सबसे पहले अमीबा को ले लो भाई यूनिसेल्यूलर में. So amoeba has a single cell. There is no organ to do the respiration. So the organ which help to do the exchange of gases in amoeba is the cell membrane. सेल मेम्ब्रेन उसका काम करती है. मैं पहले आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम और उसके पार्ट्स बता देती हूँ, उसके बाद एक एक करके सबको डिस्कस करूंगी. नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी, सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. अब बात करते हैं सिंपल मल्टी सेल्यूलर की. अब सिंपल मल्टी सेल्यूलर में ले लेते हैं हम एग्जाम्पल भैया अर्थवॉर्म का. ओके, अर्थवॉर्म की स्किन बहुत खास होती है, मॉइस्ट एंड थिन स्किन. बहुत चिकनी और मॉइस्ट और थिन स्किन होती है उसकी, जिससे वो आसानी से ब्रीदिंग कर सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. इट मीन्स इन केस ऑफ अर्थवॉर्म स्किन इज द organ which help to do the respiration. Now we will come to the next category, that is aquatic organisms. जो पानी में रहते हैं उनकी बात करेंगे. और aquatic organism अगर बात करते हैं तो मेनली फिशेज आ गई, कुछ aquatic ऑर्थोपोड आ गए लाइक प्रॉन्स है, हम बात करें मसल्स हैं. ऑल दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ aquatic animals. They all have gills on their body. गिल्स होते हैं इनकी बॉडी में विच हेल्प टू डू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. दे आर वेरी स्पेसिफिक. व्हेन आई विल डिस्कस अबाउट द फिशेज आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज ऑर्थोपोडा मेंबर्स. जो ऑर्थोपोडा मेंबर्स हैं या हम कहें जो इंसेक्ट्स हैं, हाउ दे रिस्पायर. डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर, सो दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स. सम हैव द होल्स ऑन देयर बॉडी. कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी में होल्स होते हैं. दीज होल्स आर नोन एज स्पाइरिकल्स. And in some members tube-like structures are present, and these tube-like structures are called tracheal tubes. So because they have different type of organisms which are living in the different habitats, so the organs of these organisms are also different. So now we will discuss about the next category in which we are also included, that is complex multicellular organism. अब इनमें क्या होता है भाई, जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें एक पूरा सिस्टम इस फंक्शन को करता है, और उस पूरे सिस्टम का जो मेन ऑर्गन है दैट इज लंग्स. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड एनिमल्स. हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो लैंड पर रहते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर हैं दे हैव द ऑर्गन लंग्स विच डू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग रेस्पिरेशन. So these are the organs which are involved in the process of respiration. Now all these organs when get the oxygen, जब ये सारे organs को ऑक्सीजन मिल जाती है during respiration, this oxygen mixes with the body fluid. जो उनकी बॉडी का फ्लूइड है, मैंने फ्लूइड वर्ड इसलिए यूज करा है बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव ब्लड. इनमें ब्लड नहीं होता, दे हैव ओनली साइटोप्लाज्म. सो जो भी उनकी बॉडी का फ्लूइड है, चाहे वो साइटोप्लाज्म है, चाहे वो लिम्फ है, चाहे वो ब्लड है, हम सीधा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्लड. दिस ऑक्सीजन मिक्सेस विद ब्लड एंड ट्रांसफर टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. हमारी सारी बॉडी सेल्स में, ऑर्गन्स में, टिश्यूज में, सब में इस ऑक्सीजन को डोनेट कर देगी, दे देगी, और बदले में क्या ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड. दिस CO2 also mixes with blood and removes from the body by the expiratory organs. ये CO2 जो हमारे expiratory organs हैं, या सेम organ अगर यूज हो रहा है इस प्रोसेस के लिए, तो इस CO2 को हमारी बॉडी से रिमूव कर देगी. अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या कॉमन फीचर्स होने चाहिए इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में. कॉमन फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिससे कि रेस्पिरेशन ब्रीदिंग की प्रोसेस अच्छे से हो सके. सबसे पहला जो हमारा फीचर होना चाहिए वो है लार्ज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया शुड बी लार्ज. व्हाई? इफ द लार्ज सरफेस एरिया इज देयर देन दे कैन इनहेल द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतनी जल्दी से ऑक्सीडेशन होगा फूड का, उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी. नाउ द सेकेंड थिंग इज थिन वॉल्स. Whatever be the respiratory organ,
जो भी हो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसकी वॉल्स थिन होनी चाहिए, बिकॉज मेनली द प्रोसेस विच इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन इज अ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू होता है जितना भी एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिजम्स में। सो डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द थिकनेस और थिननेस ऑफ वॉल। जितनी थिन होगी गैसेस उतनी आसानी से जल्दी से डिफ्यूज होकर अपने अपने पर्टिकुलर या टारगेट ऑर्गन्स तक ट्रांसफर हो जाएंगी। एंड द लास्ट थिंग इज दैट they have rich supply of blood। ब्लड की सप्लाई जो है वो क्या होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए। ब्लड सप्लाई रिच होगी, जितना ज़्यादा ब्लड होगा वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, उतनी जल्दी से ट्रांसफर करेगा और उतनी जल्दी से CO2 को वापस कर देगा। सो लार्ज सरफेस एरिया शुड बी देयर, the respiratory organ wall should be thin, and the last thing that they are supplied by rich blood, so they can get more oxygen to supply to each and every body organ to our system. We will discuss that what is the difference between the respiration of land animals and aquatic animals या water animals, कुछ भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। जो वाटर में रहते हैं उन एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे किस तरीके से होता है, जो टेरेस्ट्रियल है उनमें कैसे होता है। फर्स्ट थिंग, लैंड एनिमल्स टेक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेने हैं। वाटर एनिमल्स टेक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो ले रहे हैं। एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज है ऑक्सीजन का वो ज़्यादा है, अच्छा खासा परसेंटेज है, बट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कम है। इसके अगर कंपैरिजन करें हम तो कम है। इट मीन्स इनको अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है, रिच सप्लाई है, सो देयर रेस्पिरेशन रेट इज नॉर्मल। इनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो नॉर्मल होता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें। बट दे हैव लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपेरिजन टू द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कम है ऑक्सीजन, दैट्स वाई देयर रेस्पिरेशन रेट इज हायर देन लैंड एनिमल्स। तो जिनका जो रेस्पिरेशन रेट है वो लैंड एनिमल से ज़्यादा है, ताकि जितनी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेंगी वो उतनी जल्दी ब्लड में मिलेगा, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा फूड का और उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड होगी। ठीक, अब एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भाई अगर हमें लैंड एनिमल्स को पानी में डाल दिया जाए, वी आर डिजॉल्व्ड, वी आर डिप्ड इन द वाटर, देन वी आर नॉट एबल टू टेक द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बिकॉज वी हैव लंग्स। लंग्स तो नहीं ले सकते डिजॉल्व ऑक्सीजन को, उसके लिए क्या चाहिए, गिल्स का होना जरूरी है। दैट्स व्हाई वी बिकम डाई बिकॉज वी आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब दिस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। इन अनदर केस इफ द वाटर एनिमल्स आर कम आउट फ्रॉम द वाटर, अगर उनको पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, दे आर नॉट एबल टू टेक दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, सो दे बिकम डाई। इट मीन्स both require their particular oxygen to survive or to do the respiration. So this is the difference between the land animals and water animals in case of respiration. Now we will start the process of respiration in amoeba. अगर कुछ सबसे सिंपल है यहाँ पर तो यही है। अमीबा की सारी प्रोसेसेस बहुत सिंपल होती हैं क्योंकि उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत ज़्यादा सिंपल है, और ख़ासकर उसकी स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें तो हमने एक रेगुलर स्ट्रक्चर बना दी भाई, उसके अंदर एक न्यूक्लियस बना दिया, साइटोप्लाज्म, एक वैक्यूल बना दी। अब अमीबा की जो खास बात है, उसका जो जादू का पिटारा है जो सारे काम कर लेता है, वो है उसकी सेल मेम्ब्रेन। नाउ अमीबा इज प्रेजेंट इन द वाटर। अमीबा कहाँ प्रेजेंट है भाई, वाटर में प्रेजेंट है। और सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। सो द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन inside the cell of amoeba, amoeba की सेल के अंदर चली जाएगी। This oxygen mixes with cytoplasm because the fluid of the the fluid of the amoeba is cytoplasm and transferred to each and every part of the cell, सेल के सारे पार्ट में चला जाएगा। And in reverse the CO2 is produced and CO2 is released into the water by the same organ cell membrane and by the same process that is diffusion. डिफ्यूजन के थ्रू ही अंदर ऑक्सीजन आती है और डिफ्यूजन के थ्रू ही बाहर CO2 रिलीज हो जाती है। एंड दिस प्रोसेस इज सेम इन ऑलमोस्ट ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अमीबा हो, पैरामीशियम हो, प्लेनेरिया हो, जितने भी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल मेम्ब्रेन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करती है, दे ऑल हैव द सेम प्रोसेस। अब भाई उनमें क्यों काम कर पा रही है, बॉडी का वॉल्यूम क्या है, स्मॉल।
वॉल्यूम बहुत छोटा है, ज़्यादा दूरी तक नहीं ले जाना है, बस यहाँ जाना है, पूरी सेल में डोनेट करना है, बहुत जल्दी से काम कर दिया डिफ्यूज़न ने। इट मीन्स डिफ्यूज़न यहाँ पर कैपेबल है कि आसानी से वो CO2 को दे देगी और आसानी से वो O2 को अंदर दे देगी और CO2 को निकाल देगी। लेकिन अगर हम बात करने चलें भाई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी हुई है, वहाँ पर ऑक्सीजन को काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाना होता है। अगर हम अपनी बात लेकर चलें तो हम लंग्स है हमारा मेन ऑर्गन, हम और हमारे पैर तक, हमारे पैर के टो तक हमें ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो एक बहुत लॉन्ग डिस्टेंस आ गया। और जब बात लॉन्ग डिस्टेंस की हो, देन डिफ्यूजन इज नॉट कैपेबल टू डू दिस प्रोसेस। डिफ्यूजन अकेला इस काम को नहीं कर सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें ऑक्सीजन को लेके जाना है। सो टू डू दिस प्रोसेस, इस काम को करने के लिए वी हैव अ स्पेसिफिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे अंदर एक स्पेशल सिस्टम है जो इस पूरी ऑक्सीजन को हमारे सिस्टम में सारी सेल्स में पहुंचाता है और जो CO2 रिलीज होती है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में मिला देता है। इट मीन्स द ऑक्सीजन which was taken from the atmosphere mixes with the blood and transferred to each and every cell of our body, हमारी सारी सेल्स में पहुंचा देगा। and cell gives CO2, this CO2 again mixes with blood, फिर से ब्लड के साथ मिल जाएगी और हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू एक्सेल हो जाएगी। अब ये डिफ्यूजन क्यों काम नहीं कर रहा? एक अजम्पशन के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि अगर डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो तो ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को हमारे लंग्स से टो तक जाने के लिए 3 years लगेंगे। अरे भाई इतने में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इट मीन्स द कंक्लूजन इज दैट द डिफ्यूजन इज नॉट कैपेबल टू डू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन द मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। डिफ्यूजन कैपेबल नहीं है, तो ये जो है वो किसके लिए है डिफ्यूजन प्रोसेस? यूनिसेल्यूलर या सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए है। अब ऐसा क्या है भाई हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन को ले जाता है, CO2 को वापस कर देता है? तो हमारे ब्लड में है भाई एक स्पेशल टाइप की सेल जिनका नाम है RBCs, रेड ब्लड सेल्स, और इनके पास है एक पिगमेंट, एक कलर्ड प्रोटीन जिसको कहते हैं हम हीमोग्लोबिन। हीम मीन्स रेड कलर, ग्लोबिन मीन्स प्रोटीन, पिगमेंटेड प्रोटीन। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में सारी सेल्स में चली जाती है। सेल्स उस ऑक्सीजन को ले लेती हैं, फिर ले लिया तो क्या बचा? फिर से हीमोग्लोबिन अकेला रह गया। तो भाई अकेला तो वो रह नहीं सकता, क्योंकि बदले में जो CO2 मिली वो हीमोग्लोबिन ने ले ली और बना दिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और वो जब लंग्स में पहुंचा तो हीमोग्लोबिन फिर से अलग हो गया और CO2 हमारी बॉडी से रिलीज हो गई। तो ये किसका काम कर रहा है? कैरियर का काम कर रहा है। यही O2 को सारी सेल से पहुंचा रहा है और यही CO2 को हमारी बॉडी से रिलीज कर रहा है। सो दिस इज द मेन थिंग which helps to carry this oxygen out to remove this carbon dioxide. It means it helps in the exchange of gases. Now we will discuss the process of respiration in earthworm and in fishes. Discuss the respiration in earthworm. ओके, अगर हम अर्थवर्म को ड्रॉ करें, इस तरह की कुछ बॉडी होती है उसकी, और ख़ास बात अभी मैंने स्टार्टिंग बता दी, उसके पास कोई ऑर्गन नहीं है, उसके पास क्या है? मॉइस्ट और थिन स्किन है। कहाँ मिलता है? सॉइल में मिलता है। ठीक है, अब सॉइल में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू इसकी स्किन से कहाँ चले जाएंगे? अंदर। अब अंदर जो फ्लूइड है इसकी बॉडी का ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और उस ऑक्सीजन को सारे बॉडी पार्ट में उसके पहुंचा देगा, ट्रांसफर कर देगा, एंड इन रिटर्न क्या ले लेगा? CO2 फिर से उस फ्लूइड के साथ मिलेगा और वही सेम ऑर्गन के थ्रू, स्किन के थ्रू ये रिलीज हो जाएगी आउटर एटमॉस्फेयर में। इट मीन्स द प्रोसेस इज सेम, डिफ्यूजन, क्योंकि स्मॉल है वॉल्यूम तो आसानी से डिफ्यूजन कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक कैरी नहीं करना है ऑक्सीजन को। तो इसीलिए द डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म बाय विच with the help of skin oxygen transfer inside the body of the earthworm and CO2 is released from the body of the earthworm. So simple is there, बहुत simple process है।
वही अमीबा की तरह, बस वहाँ सेल मेम्ब्रेन वर्क कर रही थी और यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, स्किन. नाउ वी विल डिस्कस द रेस्पिरेशन इन फिशेज. डिस्कस द रेस्पिरेशन इन फिशेज. अगर हम फिशेज के बारे में बात करें तो फिशेज की बॉडी के दोनों साइड में कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज गिल्स. इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, गिल्स. दीज आर कवर्ड बाई द गिल कवर्ड्स. ये गिल कवर से कवर्ड होती हैं, सो दे आर नॉट सीन फ्रॉम द आउटर साइड. आसानी से आप इनको बाहर से नहीं देख सकते हो. सो द फिशेज आर प्रेजेंट इन द वाटर. सो प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है यहाँ पर, ध्यान से सुनना. नाउ द डिजोल्व ऑक्सीजन, जो पानी में घुली ऑक्सीजन है, इट ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ माउथ इनसाइड द बॉडी ऑफ फिश. ऑक्सीजन जो पानी में घुली हुई है उसको इनहेल कहाँ से कर रही है फिश, वाटर से, और कहाँ किसके थ्रू उसको अंदर लेकर जा रही है, माउथ के थ्रू. एंड व्हेन दिस वाटर विच हैज ऑक्सीजन इन इट पासिस ओवर द गिल्स, जब अंदर से, क्योंकि गिल की ओपनिंग अंदर है, ठीक है, तो जब ये ऑक्सीजन पास होती है गिल के ऊपर से, तो गिल के जो इंटरनल पार्ट है, गिल स्लिट्स, वो ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. आई एम रिपीटिंग, ठीक है, कि व्हेन द ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओवर द गिल्स, देन गिल स्लिट्स, द इंटरनल पार्ट ऑफ गिल्स, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा ऑक्सीजन को, वाटर को नहीं, वाटर को तो रिमूव कर देता है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड गिव ऑल द ऑक्सीजन टू द ब्लड. जितनी भी ऑक्सीजन है वो किसको दे देगा, ब्लड को. अब ब्लड ने सारी ऑक्सीजन को लेके उसके सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर कर दिया, एंड इन रिटर्न इट टेक CO2. बदले में उस ब्लड ने क्या ले ली, CO2 ले ली. एंड दिस CO2 अगेन मिक्सेस विद वाटर एंड रिमूव्स फ्रॉम द गिल्स. और कहाँ से रिमूव होगी ये CO2 पानी के साथ मिलकर, गिल से. बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट करना. इनहेलेशन कहाँ हो रहा है, इनटेक कहाँ से हो रहा है, माउथ से, बट जो रिलीज हो रहा है CO2 का वो कहाँ से हो रहा है, गिल से. सो दिस इज द डिफरेंट मैकेनिज्म इन फिशेज. मैं रिपीट कर रही हूँ. वाटर इज टेकन फ्रॉम द माउथ अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन. इनहेलेशन कहाँ से हो रहा है, माउथ से, जिसमें पानी में घुली ऑक्सीजन फिश के अंदर जाती है. अब जो गिल्स की इनर साइड है वहाँ पर गिल स्लिट्स हैं जो उस पानी में से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और किसको दे देते हैं, ब्लड को. व्हेन ब्लड टेक दिस ऑक्सीजन, इट ट्रांसफर दिस ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी पार्ट, सारे पार्ट को पहुंचा देगा, और इन रिटर्न इट टेक्स द CO2. दिस CO2 मिक्सेस विद वाटर एंड रिमूव्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स. और कहाँ से, पानी के साथ कहाँ से निकल जाती है CO2, गिल्स की हेल्प से निकल जाती है. So this is the process of respiration in fishes. Next time we will discuss about the human respiratory system and the respiration in human beings. Till then, goodbye. Have a beautiful day.